शेर सिंह राणा को इसके लिए 14 साल की मतलब आजीवन कारावास होता है, लेकिन 14 साल वो काट चुके हैं। लेकिन 2001 से 2004 तक वो तिहाड़ जेल में रहे। यहीं पर 2004 में पुलिस को चकमा देकर शेर सिंह राणा निकल कर जाते हैं, मतलब जेल से फरार हो जाते हैं और यहाँ से झारखंड रांची पहुंचे। रांची में एक पासपोर्ट बनवाया फर्जी नाम से और वहाँ से कलकत्ता और कलकत्ता से बांग्लादेश पहुँचते हैं। बांग्लादेश में यहाँ पर शेर सिंह राणा फिर अफगानिस्तान पहुँचते हैं और अफगानिस्तान में जाकर शेर सिंह जो पृथ्वीराज चौहान की समाधि थी उसकी खोज करते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को वास्तव में कहाँ दफनाया। तो बहुत खोजने के बाद एक देहयक नाम की जगह मिलती है, तो देयक में पहुंचते हैं। देयक वास्तव में पहले जो गजनी के शासक थे उनकी वो जेल रहा करती थी, जेल हुआ करती थी। तो यहाँ पर महमूद गजनी के समय भी ये जेल थी और मोहम्मद गौरी के समय में भी ये जेल थी। तो यहीं पर मोहम्मद गौरी का उन्हें मकबरा मिलता, जहां पर मोहम्मद गौरी दफन था और उसके गेट पर बाहर ही यहां पर पृथ्वीराज चौहान की वो समाधि थी, जिस पर मैं शायद स्क्रीन पर भी आपको दिखाऊंगा, जिस पर लोग आते थे, जूते चप्पल मारते थे और फिर मोहम्मद गौरी की उस जो दरगाह थी, जो कब्र थी, उसमें प्रवेश करते थे। तो यहाँ पर इन्होंने पूरे 40 मिनट का वीडियो बनाया है। अगर शेर सिंह राणा इस वीडियो को नहीं बनाते तो शायद ही कोई इन पर विश्वास भी करता, लेकिन पूरी वीडियो बनाई है। मैं लिंक दे दूंगा, आप जाकर YouTube पर 40 मिनट की ये वीडियो देख सकते हो जिन्होंने नहीं देखी है। तो वो वीडियो बनाई है और वहाँ पर भी शेर सिंह राणा बड़ा हिम्मत का काम करते हैं। बड़ा ही हिम्मत का काम था वो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन हिम्मत तो थी उनमें कि वो रात में फिर खोद कर उन अस्थियों को, जिनको वो काफिर कहकर मार रहे थे, वहाँ उन अस्थियों को लेकर आते हैं और फिर उनको भारत लाते हैं। लेकिन भारत में भी वो गुमनामी में जी रहे थे। बड़ी इंटरेस्टिंग एक स्टोरी आती है कि वो कलकत्ता में थे। अब कलकत्ता में क्या हुआ कि वहाँ पर एक गेस्ट हाउस में जब रुके हुए थे तो एक हिंदी अखबार लेते थे पढ़ने के लिए, क्यों अखबार तो चाहिए पढ़ने के लिए, क्या हो रहा है। अब पुलिस ने देखा कि मतलब कलकत्ता में बांग्ला अखबार सबसे ज्यादा बिकता है, क्योंकि वहां की भाषा है बांग्ला, हिंदी में कौन अखबार ले रहा है। तब इसी शक पर पुलिस ने वहां पर छापेमारी की और शेर सिंह राणा वहां से गिरफ्तार हो गए। उसके बाद फिर लगातार जेल में रहे। 2014 में उनके ऊपर पूरा फैसला ही आया आजीवन कारावास का। तो शेर सिंह राणा फिर आकर बताते हैं कि उन्होंने इस विगत 2 साल में क्या किया। वीडियो भी उनका बहुत वायरल होता है, कैसे पृथ्वीराज चौहान की वो अस्थियां लाए। फिर गाजियाबाद के एक गांव पिलखुआ में, जो पिलखुआ गांव कुमार विश्वास का भी गांव रहा है, कुमार विश्वास वहीं पर पले बड़े हैं, तो पिलखुआ में वो मंदिर बना पृथ्वीराज चौहान का, जहां पर आज भी वो अस्थियां रखी हुई है। तो शेर सिंह राणा की ये स्टोरी है। इसलिए शेर सिंह राणा को राजपूत समाज हुआ, चाहे कोई भी हुआ, जो पृथ्वीराज चौहान से लगाव रखते हैं, वो सभी सम्मान देते हैं इस बात के लिए कि वो इतना बड़ा गौरव वहां से अफगानिस्तान से लेकर आए। और जो 800 साल का एक कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की जो बेइज्जती हो रही थी, वो शेर सिंह राणा ने बचा ली। तो इस बात पर सरकार में भी ये काफ़ी बार बात उठी है, लेकिन सरकार हमारी बड़ी शिथिल है इस मामले में, सरकार कोई जवाब नहीं देती। अब बात आती है कि इसमें क्या सत्यता है और क्या इसमें असत्यता है, क्या इसमें तथ्य है और क्या सत्य है। थोड़ी सी बात करते हैं। यहाँ पर शेर सिंह राणा ने जो निकाली है पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां, वो निकाली हैं मोहम्मद गौरी के जो उसका मकबरा था उसके बाहर से, मतलब आप वीडियो में देखोगे तो बाहर ही पृथ्वीराज चौहान की समाधि थी। लेकिन देहयक जो गजनी से करीब 36 किलोमीटर है, पहली बात तो ये समझो कि अगर मोहम्मद गौरी गजनी में मारा गया है, मतलब अपने शहर में मारा गया है पृथ्वीराज चौहान के द्वारा, जैसे रासो वर्णन करता है, तो मोहम्मद गौरी को वहां देहयक में, जो कि एक जेल थी उस समय, वहां ले जाकर क्यों दफन करेंगे। बात थोड़ी समझने की, देहयक में क्यों करेंगे भाई उनको, भाई अगर उसको मारा गया है तो गजनी में ही तो यहाँ पर मोहम्मद गौरी को दफन किया जाएगा। हाँ, पृथ्वीराज चौहान को उसके बाहर से दफन करते। तो ये बात समझ नहीं आती कि 35-36 किलोमीटर एक जेल में ले जाकर क्यों दफन किया गया। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि मोहम्मद गौरी वास्तव में देहयक में वो दफनी नहीं हुआ। मोहम्मद गौरी का अगर आपको मकबरा चाहिए तो आपको पाकिस्तान में जाना पड़ेगा। पाकिस्तान में कोट धमियक नाम की जगह है, जो सोहावा एक शहर था उस समय, उसके ही निकट है। तो कोट धमियक में ही यहाँ पर मोहम्मद गौरी का वो मकबरा बना हुआ है, वो टॉम बना हुआ है। क्यों? क्योंकि मोहम्मद गौरी की मृत्यु वास्तव में 1192 में नहीं हुई, गजनी में हुई नहीं मोहम्मद गौरी की मृत्यु। मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई 1206, 15 मार्च 1206। मोहम्मद गौरी जब भारत से लौटकर
गजनी जा रहा था तो उसका कारवां वहाँ कोट धमियक, झेलम के किनारे है, ये झेलम से आगे निकलकर अगर भारत से जाओगे तो झेलम से आगे निकलकर सोहावा जो सिटी थी उस समय शहर था, उसके बाजू में ही ये अपना कारवां, अपना वो शिविर लगाता है। वहीं पर खोखर जाति का वो पूरा इलाका था, पंजाब था वो, अब भी पंजाबी है लेकिन अब वो बढ़ चुका है, भारत और पाकिस्तान अलग हो चुके हैं, तो पंजाब पूरा क्षेत्र था। वहाँ पर वो खोखर जाति पर बड़ा अत्याचार किया था मोहम्मद गौरी और इन तुर्कों ने। खोखर जाति से ही तो दुखी था वो चक्रदेव, जम्मू का राजा, इसलिए तो चक्रदेव ने यहाँ पर संधि की थी मोहम्मद गौरी से। तो खोखर जाति अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही थी, जैसे भंडानक अपने अस्तित्व के लिए लड़े, बाद में भी लड़े, पृथ्वीराज चौहान के बाद में भी मोहम्मद गौरी से बड़ी बेहतरीन लड़ाई यहाँ भंडानकों की होती है। कौनपाल द्वितीय भंडानकों का पूरा नेतृत्व करते हैं, उनके बड़ा ही एक अपना शौर्य है। ऐसे ही ये खोखर जाति भी महाराज चंद्रदेव जो पृथ्वीराज चौहान के एक सामंत थे, उन जैसे हिंदू सामंतों को लेकर अपना विरोध कर रही थी, अपनी संस्कृति अपने धर्म के लिए लड़ रही थी। यहीं पर एक खोखर जाति से ही एक व्यक्ति रामलाल खोखर, जैसे ही मोहम्मद गौरी अपनी नमाज के लिए बैठने को था, वजू कर रहा था, वैसे ही यहाँ पर रामलाल खोखर कई महीनों से, वरन कहूँ सालों से इस ताक में था कि वो इस मोहम्मद गौरी की हत्या कर सके। और ऐसा ही एक समय पाकर यहाँ पर 15 मार्च 1206 को वो रामलाल खोखर उस मोहम्मद गौरी की वहाँ पर हत्या कर देते हैं। तो मोहम्मद गौरी ऐसे मारा गया और वहीं पर कोट धमियक में ही मोहम्मद गौरी का वो मकबरा बनता है। बहुत सारी थ्योरीज आती हैं कि मोहम्मद गौरी की हत्या नहीं हुई थी गजनी में, पृथ्वीराज चौहान ने जो बाण मारा था वो गयासुद्दीन गौरी के, जो मोहम्मद गौरी का बड़ा भाई था, वास्तव में गयासुद्दीन गौरी ही शासक था गौर देश का, तो गयासुद्दीन को मारा था। लेकिन गयासुद्दीन तो गजनी से भी सैकड़ों किलोमीटर दूर हेरात जो अफगानिस्तान में है वहां पर दफन है। तो गयासुद्दीन का जो मकबरा है वो हेरात में है और मोहम्मद गौरी का मकबरा यहाँ पाकिस्तान कोट धमियक में है। हेरात और देहग में ही 800-900 किलोमीटर की दूरी है, तो ये भी संभव नहीं कि गयासुद्दीन यहाँ गजनी में मारा गया और वहां हेरात में ले जा, क्योंकि 800-900 किलोमीटर बहुत होता है, वहां ले जाकर उसे दफन किया गया। तो फिर ये शेर सिंह राणा किसकी अस्थियां लाए? अगर ये मोहम्मद गौरी भी नहीं है, अगर ये गयासुद्दीन गौरी भी नहीं है, तो फिर ये कौन है और इसके बाहर वो समाधि किस काफिर की है? इसका कोई उत्तर नहीं है, इस पर बहुत रिसर्च की जरूरत है। मैं आपको बता दूं, मैं जो भी आपको बता रहा हूं वो तथ्यों से बता रहा हूं। आरबी सिंह ने इस पर बहुत सारी खोज करी है और भी बहुत सारे, वीरेंद्र सिंह राठौर हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा इस पर पूरा रिसर्च करके लिखा है, आप पढ़िए। मैं बताऊं, दशरथ शर्मा ले लो, गोपीनाथ शर्मा ले लो, ओझा ले लो, और भी बड़े बड़े इतिहासकार मुस्लिमों के ले लो, किसी ने भी ये वर्णन नहीं किया कि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु गजनी में होती है। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु सभी ने या तो तराइन के मैदान में दिखा दी या फिर ज्यादातर ने यहाँ अजमेर में दिखाई है कि अजमेर में ही पृथ्वीराज चौहान मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और आपको मजेदार बात बताऊं कि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के एक हफ्ते बाद ही, एक सप्ताह बाद ही यहाँ मोहम्मद गौरी उनके ही पुत्र गोविंद राज को राजगद्दी पर बिठाता है, ताकि जो विद्रोह था, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान को कैद कर लेने के बाद ही यहाँ चौहानों का एक प्रबल विरोध हो रहा था, विद्रोह हो रहा था, क्योंकि चौहानों की सेना अब भी सशक्त थी। तो इसी विद्रोह का इसको शांत करने के लिए यहाँ गोविंद राज को गद्दी पर बैठाता है। तो संभव है कि पृथ्वीराज चौहान का जो अंतिम संस्कार है वो विधिवत तरीके से हुआ हो, उनके ही पुत्र गोविंद राज ने किया हो। और ये मोहम्मद गौरी चालाक आदमी है, पॉलिटिक्स जानता है, इसने ये जरूर ही विद्रोह को शांत करने के लिए करवाया होगा। तो संभावना बहुत सी है। 1842 में ब्रिटिश रेजिमेंट के साथ आक्रमण होता है गजनी पर, गजनी को अधिकार में ले लिया जाता है। वहां पर कुछ चौहान सैनिक होते हैं ब्रिटिश रेजिमेंट में, तो चौहान सैनिक उस किले पर जाते हैं, किले में खोज करते हैं। तो ये खबर जब वहां के जो ब्रिटिश अधिकारी था उसको मिली, A.H. बिंगले को मिली, तब बिंगले वहां पर जाते हैं तो पूछते हैं क्या कर रहे हो? तब चौहान सैनिक कहते हैं कि हम यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की वो कब्र खोज रहे हैं, यहीं पर हमारे पृथ्वीराज चौहान मारे गए हैं गजनी में। तो ये मान्यता सैकड़ों सालों से चली आ रही है और ये चली इसलिए आ रही है रासों की वजह से। अगर वहां पर सैनिकों को ऐसी कोई बात होती है कि पृथ्वीराज चौहान की समाधि देहक में है, तो वो वहां भी जाते और वहां उस कब्र को खोजते और अस्थियों को वापस ले आते सहज ही, क्योंकि ब्रिटिश राज्य आ चुका था वहां पर और वो ब्रिटिश आर्मी में 80% तो हिंदू ही तो थे, तो वहां पर उन्हें नहीं पता चलता, ना कब्र मिलती है ना समाधि मिलती है, कुछ नहीं मिलता।
तो वहां पर न मिलना इसी का कारण है कि वहां पर थी ही नहीं। फिर ये कहां से आ गई, फिर ये जूते चप्पल ये किस काफिर को मार रहे हैं? तो हो सकता है यहां पर बहुत सारे हिंदू राजा थे, गजनी से लेकर सिंधु तक बहुत सारे हिंदू राजाओं को इन्होंने उस समय मोहम्मद गौरी ने साफ किया, तो बहुत सारे हिंदू राजा वहां पर वीरगति को प्राप्त हुए। तो जब इंडिया वाले अभी तक ये विश्वास करे बैठे हैं कि पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के राजा रहे, जब इंडिया वाले अभी तक ये विश्वास करे बैठे हैं कि पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता दोनों भतीजी चाचा और भतीजी थे, मतलब जयचंद और पृथ्वीराज चौहान दोनों भाई भाई थे मौसेरे, जब इंडिया वाले ये भरोसा करके बैठे हैं कि राजा अनंगपाल पृथ्वीराज चौहान के नाना हुए हैं, जब इंडिया वाले ये भरोसा करके बैठे हैं कि पृथ्वीराज चौहान की कोई बहन भी थी प्रथा जिसका विवाह समर सिंह से हुआ था चित्तौड़ के, जब इंडिया वाले ये भरोसा करके बैठे हैं कि यहाँ हरिराज चौहान उनके कोई भाई नाम कोई था ही नहीं, जब इंडिया वाले इतनी ब्लंडर गलतियां करके बैठे हैं, तो अफगानिस्तान वाले कौन से पीएचडी कर रहा है हिस्ट्री में? तो मैं आपको बताना चाहूँ, मेरा इसमें कोई भी अंतिम विचार नहीं है। तथ्य जैसा बताते हैं मैंने वैसा आपको बता दिया, लेकिन तथ्य बदलते रहते हैं, सत्य बदलते रहते हैं। कल को रिसर्च होगी तो तथ्य कुछ और ही निकल कर आएगा, सत्य कुछ और निकल कर आएगा। लेकिन मैं आपको सरल सा एक तथ्य बताऊं, सत्य बताऊं, जो अभी हमें बता सकता है कि पृथ्वीराज चौहान की भी अस्थियां थी या नहीं, वो ये है कि प्लखुआ के मंदिर में जाया जाए, पुरातत्व विभाग जाए और वहां से कोई भी एक हड्डी जो उस पात्र में रखी है उसमें से एक अस्थि लाई जाए और उस अस्थि पर यहाँ पर डीएनए उसका टेस्ट किया जाए, कार्बन डेटिंग की जाए, तो पता चल सकता है कि वो कब की है। आसानी से पता चल सकता है, आज की टेक्नोलॉजी इतनी हाई है कि वो अस्थियों से पता लगा ले कि ये 800 साल पुरानी है या 700, 600, 500 साल पुरानी है। तो ऐसा करेंगे तो हमें भी क्लियर हो सकेगा कि वास्तव में शायद हुआ क्या था। सारी बातों पर मैंने बात की, जो भी बात रह गई हो तो आप कमेंट करें, उस पर भी बात करेंगे। इसमें आपको ऑफेंड होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इसमें विरोध में आ जाते एकदम से, नहीं आप पृथ्वीराज चौहान को कैसे ऐसे बता सकते हो कि अजमेर में मारे गए। भैया मैं कुछ नहीं बता रहा, मेरे घर में बैठकर मैं हिस्ट्री नहीं लिख रहा, हिस्ट्री जैसी है वैसी ही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं थोड़ी सी धूल साफ करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो वास्तव में गौरवशाली इतिहास है उसको लाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक इस वीडियो को सुनने के लिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।